फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त परेश सर एडवोकेट। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अंडर सेक्शन 138 चेक बाउंस के केसेस में फरियाद के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में हम जरा सेक्शन वाइज उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक। सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक फॉर insufficiency etc ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। फ्रेंड्स, चेक रिटर्न जो होता है उसका फर्स्ट टॉपिक में ये शेयर किया है आपके लिए फॉर रेडी रेटनर। मगर बेसिक पॉइंट होता है कि चेक जो भी होता है वो फुल पेमेंट के लिए होता है और या पार्ट पार्ट पेमेंट के लिए होता है। उसका जो कंसिडरेशन है, जो पेमेंट है, वो इट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट और लायबिलिटी होनी चाहिए। उसमें सजा का प्रावधान है कि वो होता है चेक रिटर्न जो होता है उसमें सजा होती है 2 साल तक की होती है और चेक के अमाउंट की डबल अमाउंट तक का दंड हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। उस इस ऑफेंस के लिए, चेक रिटर्न के ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 138 में ABC 3 क्लोज दिए हुए होते हैं। फर्स्ट क्लोज ये है, चेक जो हमें दिया हुआ होता है वो बैंक में चेक की तारीख से 3 मंथ्स में प्रेजेंट करने का होता है। ओके। और वो रिटर्न हुआ होना चाहिए। बी के जो चेक रिटर्न है उसकी हमें, जिसने हमें चेक दिया उसको लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट हो, इसलिए चेक रिटर्न की लीगल नोटिस देने की होती है। ये नोटिस जब चेक रिटर्न हुआ और उसकी आपका जान हुई, नॉलेज हुआ, एक्नॉलेजमेंट, उस दिन से विथिन 30 डेज में बाय सेंड टू बाय आरपीडी और स्पीड पोस्ट हम जिसने हमें चेक दिया उनको भेजने की होती है। थर्ड, जो चेक की नोटिस दी है, डिमांड नोटिस हमने दी है, वो उस पर्सन को, बंदे जिसने चेक दिया है, उनको रिसीव हो जाए तब, और उसके चेक के नोटिस रिसीव होने के 15 डेज में वो पेमेंट ना करे तो हम कोर्ट में अंडर सेक्शन 138 कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें वन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है जो कि ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, डेब्ट और अदर लायबिलिटी मीन्स अ लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट और लायबिलिटी, यानी कि जो डेब्ट और अदर लायबिलिटी है वो लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। सेकंड होता है 138 को प्रूव करने के लिए दो प्रिजम्पशन दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रिजम्पशन है अंडर सेक्शन 118। उसमें अलग अलग टाइप के प्रिजम्पशन दिए हुए हैं। वो A to G तक के है। फर्स्ट है फॉर द कंसिडरेशन, every negotiable instrument was made or drawn for consideration and that such instrument, when it has been accepted, endorsed, negotiated, transferred, was accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration। यानी कि ये चेक की फरियाद रिटर्न की जो हमने दी है उसमें कंसिडरेशन के लिए ये चेक दिया है, वो कोर्ट को प्रिज्यूम कर लेने का होता है। B S to D, यानी कि चेक की ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो उसी तारीख को लिखी हुई है, वो कोर्ट को बिलीव कर लेने का होता है। C S to टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि जो चेक हो उसकी तारीख और उसकी मैच्योरिटी डेट हो, उसके रिजनेबल टाइम में ही वो दिया है
और उसका स्वीकार हुआ है, ऐसा कोर्ट को बिलीव कर लेने का होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन। ये प्रिजम्पशन एक्चुअली रिलेट करता है कि डिफेंस में ज्यादातर सिक्योरिटी के तौर पे चेक दिया है, ऐसा डिफेंस लेते हैं। अब जब हम चेक सिक्योरिटी के तौर पे दिया है ऐसा हम कहते हैं, तब वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि इस प्रिजम्पशन में ऊपर क्लियर कट है, अनटिल द कॉन्ट्रारी इज प्रूव, यानी कि उसके अगेंस्ट का हमें प्रूव करना होता है, प्रूव करने का होता है इन द कोर्ट। सो तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो जब ये चेक बैंक में से लिया हुआ हो, तो हमारा ही चेक है, वो रिटर्न हुआ है। हम अभी मैं एक्यूज के तौर पे बात कर रहा हूँ। एक्यूज का चेक ही रिटर्न होता है तभी उसे सजा हो सकती है। तब वो अपने ये चेक, जो चेक है उस बैंक का, वो अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट निकालवा सकता है। साथ में बैंक की चेकबुक, जो चेक नंबर लिखा है वो चेकबुक कौन सी तारीख को इश्यू हुआ उसकी डिटेल ले सकता है। और उसके आधार पे बैंक स्टेटमेंट, वो चेकबुक जब से इश्यू हुई वहां से पे चेक ये रिटर्न हुआ तब तक का पूरा स्टेटमेंट निकलवा दे। और उसको टैली करे कि कौन सा चेक ये चेक देने के पहले से रिटर्न हुआ है या क्लियर हुआ है, और ये चेक देने के बाद में कौन से चेक क्लियर हुए या रिटर्न हुए। और इसके बेस पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये चेक हमने इस बंदे को इस ड्यूरेशन पे दिया है, और वो until the contrary is proved में रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट में आ जाता है, तभी हम सिक्योरिटी के डिफेंस में ये प्रिजम्पशन को रिबट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रिजम्पशन एज टू टाइम ऑफ ट्रांसफर, यानी कि ये चेक की मैच्योरिटी हुई है और वो रिटर्न हुआ, उससे पहले का ये ट्रांजैक्शन है, वो कोर्ट को बिलीव कर लेने का होता है। फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए वैसे भी नहीं दे सकते, उसके लिए ऑफेंस एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड होता है एज टू ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट 118 सब क्लॉज ई। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंडोर्समेंट का है कि उसमें चेक में जब जो रिक्वायरमेंट एंडोर्समेंट्स होते हैं वो करने के होते हैं, और वो उस हिसाब से किए हुए होते हैं, वो कोर्ट को बिलीव करने का होता है। अब उसमें अनटिल द कॉन्ट्ररी प्रूव, वो प्रिजन वो किसे रिबेट कर सकते हैं, उस पे एक सुप्रीम कोर्ट का वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है फॉर द एक्विटर। सो वो पॉइंट हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट presumption for getting the acquitter. Okay friends, next एस टू स्टैम्प, यानी कि चेक पे हम जो स्टैम्प लगा के साइन किया हुआ होता है वो प्रॉपरली किया हुआ होता है, उसका प्रिज्यूम कर लेने का होता है। अच्छा, जी होता है 118 जी, दैट द होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि जे कंप्लेनेंट के पास ये चेक आया है वो होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स आया है, वो कोर्ट को बिलीव कर लेने का होता है, यानी कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अच्छा, वो उसे करना होता है। मगर उसमें वन प्रोवाइडेड दिया है कि उसमें क्या है कि वो लॉफुल ओनर के पास से आया है और अदर पर्सन से आया है, मगर लॉफुल कस्टडी से आया है, वो उसे साबित करने का होता है कंप्लेनेंट को। अच्छा, और उससे अगेंस्ट का रिबट का प्रोविजन है, रिबटल करने का, वो एक्यूज को पुरवार करना है। तो ये वो लॉफुल कस्टडी से नहीं आया है या लॉफुल ऑनर के पास से नहीं आया है, तो ये प्रिजम्पशन रिबट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरली एक बात ये प्रिजम्पशन के रिलेटेड कह सकते हैं, यानी कि जब हम चेक रिटर्न की कंप्लेन है, एक्यूज है और ऐसा कह दे
कि ये चेक तो गुम हो गया था, तो इट इज नॉट सफिशिएंट। कोर्ट हमारी बात इस प्रिजम्पशन के आधार पर नहीं मानेगी, मगर हम ऐसा कहें कि चेक गुम हो गया था, मैंने उसकी बाकायदा पुलिस में इंफॉर्मेशन किया है, पुलिस ने उसे उसकी नोट किया है, और वो कोर्ट पुलिस की रिसीविंग वाली एप्लीकेशन हम कोर्ट में प्रोड्यूस करें, और ये उसके बाद में ये चेक यूटिलाइज किया हुआ होता है, तब ये प्रिजम्पशन रिबर्ट होता है। इट्स जस्ट वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल अदर, बिकॉज वर्ड क्या है, लॉफुल कस्टडी से आया हुआ होना चाहिए, ओके, और लॉफुल ओनर के पास से आया होना चाहिए। ये दोनों चीज में जब पुलिस का हमने इन्फॉर्म कर दी, यानी लॉफुल कस्टडी से आया है चेक, वो प्रिजम्पशन का ब्रीच होता है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 होता है इन फेवर ऑफ अ होल्डर। शॉर्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, इट शैल बी प्रिज्यूम अनलेस द contrary is proved that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or other liability। यानी कि जो चेक दिया है वो फुल और पार्ट पेमेंट के तौर पे दिया हुआ है, वो कोर्ट को बिलीव कर लेने का होता है, प्रिज्यूम कर लेने का होता है, इन फेवर ऑफ होल्डर, यानी कि कंप्लेनेंट के फेवर में कर लेने का होता है। इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव, यानी कि फ्रेंड्स इसमें भी इस प्रिजम्पशन का रिबटल किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड लीगल पॉइंट्स, इट इज very helpful to solve the case। ओके फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय भारत। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।